आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं। जी जी। तो आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में बदल गए हैं, वो एक संगठन या विचारधारा है? नहीं नहीं, कूड़ा जो होता है ना, वो कूड़ा बदलना, यानी आप सोचते हो उसमें कोई सुधार हो जाता है, नहीं तो कूड़ा तो और सड़ान पैदा करता है। और इसको 100 साल का एक शर्मनाक दौर कहता हूँ, 100 साल के इस देश के लिए। मैंने 40 साल लगाए हैं सिर्फ आरएसएस के दस्तावेजों को जमा करने में, उनको समझने में। एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान विरोधी ऑर्गेनाइजेशन, एक औरत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरदार पटेल कह रहे हैं, गोलवलकर को कह रहे हैं कि आपने ऐसे माहौल पैदा कर दिया था कि गांधी जी की हत्या हुई। वेस्टर्न यूपी के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम कराने के लिए उसने क्या किया था, एक एक मोहल्ला, उस मोहल्ले के अंदर कितने मुसलमान घर हैं, उस मुसलमान घरों में कैसे आप किस रास्ते से जाएंगे, पीछे से घुसेंगे, क्या करेंगे। उस वक्त, जिस वक्त आरएसएस बन रही है, उस वक्त देश में हालात क्या हैं जरा सा देखिए। 1857 में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे आपस में मिलकर लड़े थे, हम हार गए। और हारने की वजह थी कुछ गद्दार, मुसलमान हिंदू सिख मिलकर लड़ रहे, तो गद्दार भी हिंदू मुसलमान सिख थे जो मरवा रहे थे। अंग्रेज़ों के जो दलाल हैं, अंग्रेज़ों के जो बिलों में घुसे हुए ये बीमारी के कॉकरोच हैं और ये चूहे हैं प्लेग फैलाने वाले, ये निकल कर कैसे सामने आ रहे हैं। आरएसएस जो बनती है ऐसी खाली नहीं बनती है, इनका कोई हिंदू से कोई लेना देना नहीं। इनका अंग्रेजों की दलाली करना, जो अंग्रेजों को दोबारा मार पड़ने वाली है, उसको फिर डिवाइड एंड रूल को कामयाब कराने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। देखिए, आज मेरे पास कुछ किताबें हैं और ये किताबें मैंने क्यों ली हुई हैं ये आपको समझ में आएगा। इसके पीछे कारण है, देखिए, आरएसएस को पहचाने, सही है, राष्ट्रीय स्वयं संघ के दस्तावेजों पर आधारित, भारत विभाजन विरोधी मुसलमान, देश प्रेमी मुसलमानों की अनकही दास्तान, हिंदू राष्ट्र और आरएसएस। अब ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम जो आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, इन्हीं के, जिन्होंने लिखा हुआ है, शमशुल इस्लाम साहब से। तो आइए देखिए आप लोगों के लिए, क्योंकि स्वतंत्र में हमेशा कहा जाता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको इस तरह से समझाया जाए जो एक आम आदमी, आम लोग, आम दर्शक, यानी कि गरीब पिछड़ा वर्ग भी समझ सके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया द स्वतंत्र के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया। और इतना अच्छा नाम है आपके चैनल का, आज़ादी स्वतंत्र। हाँ, तो स्वतंत्र ही रहिएगा, तो हम सबको, देश को बहुत फ़ायदा होगा जी। तो स्वतंत्र रहेंगे तो सब कुछ खतरा है क्या स्वतंत्रता? नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहिए। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने जो सबसे बड़ा मोर्चा लिया था, उसका कॉन्फ्रेंस का नाम भी रखा था आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो वो उस पर कभी चर्चा करेंगे। यानी जो इल्ज़ाम लगाया जाता है मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था, ये इतना बड़ा झूठ है। उसके मुसलमानों का सबसे बड़ा जलसा जो था वो दिल्ली में किया था, मुस्लिम लीग की प्रस्ताव पास होने के 1 महीने के अंदर अंदर। तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो भी आज़ाद हैं, और आज़ाद रहना ही चाहिए इंसान, तो आज़ाद ही अच्छा लगता है। जी शुक्रिया सर, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि बात सही तरह से लोगों तक पहुंचे। सर, अभी कुछ एक तो सर नहीं कहेंगे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा आदर करना चाहते हैं तो डॉक्टर इस्लाम कह सकते हैं, ये सर तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, तो डॉक्टर इस्लाम साहब, अभी कुछ वक्त पहले ही आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं। जी जी। और एकदम, क्या आपने इतना पढ़ा है, इतनी किताबों में है, तो आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में बदल गए हैं, वो एक संगठन या विचारधारा है? नहीं नहीं, कूड़ा जो होता है ना, वो कूड़ा बदलना, यानी आप सोचते हो उसमें कोई सुधार हो जाता है, नहीं तो कूड़ा तो और सड़ान पैदा करता है और बीमारियां पैदा करता है। तो वो कूड़ा जो है, गंद जो है, वो कोई उसमें अपने आप सुधरने का उसका कोई चांस नहीं होता है। और ऐसे हालात में जबकि वो बराबर बढ़ता, गंद को बढ़ाता जा रहा है वो। देखिए, ये मैं तो इसको 100 साल की विभीषिका कहता हूँ। आरएस की जो सेंटेनरी है, इसको 100 साल का एक शर्मनाक दौर कहता हूँ, 100 साल के इस देश के लिए, इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश की माइनॉरिटीज़ के लिए, इस देश के हिंदुओं के लिए, इस देश की हिंदू औरतों के लिए। और हैदर साहब,
मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी बात करूँगा वो सारा का सारा आरएसएस के दस्तावेज़ों को लेकर बात करूँगा। मैं आरएसएस के किसी भी आलोचक, किसी भी तनकीद करने वाले का बिल्कुल जिक्र ही नहीं करूँगा। मैंने 40 साल लगाए हैं सिर्फ आरएसएस के दस्तावेज़ों को जमा करने में, उनको समझने में। तो ये बात अच्छे तरीके से समझ लें। और आप, मैं जो भी बात कह रहा हूँ उसको बिल्कुल बिंदास आप चलाइएगा, क्योंकि जो नोटिस आते हैं ना, जो लीगल नोटिस आते हैं, उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं आरएसएस को पहचाने ये किताब साथ भेज देता हूँ। हज़ारों आ चुके हैं और उसके बाद किसी नोटिस का कोई माई का लाल आरएसएस वाला हिंदुत्ववादी नहीं है जो जिसने दूसरा फिर केस दोबारा भेजा हो कि आप पर अभी मुकदमा चलेगा, समझिए। तो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान विरोधी ऑर्गेनाइजेशन, एक औरत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन और मर्द विरोधी भी, जो आज आप देख रहे हैं, घटनाएं देख रहे हैं किस तरह से केरल के अंदर एक बच्चा जो टेकी, बड़ा मशहूर, जिसके बाप दादा भी आरएसएस के अंदर थे, उसके साथ क्या किया है आरएसएस के लोगों ने, उसने आत्महत्या की है ये कहकर के मैं 4 साल का था तब से मेरा सेक्सुअल मुझे शोषण किया जा रहा है, आत्महत्या की है। तो ये तो एक श्राप है इस दुनिया पर, इस समाज पर। और यानी क्या इसके कितने चाहिए? गांधी जी के हत्यारे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरदार पटेल कह रहे हैं, सरदार पटेल कह रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखते हुए, जो हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट था, गोलवलकर को कह रहे हैं कि आपने ऐसे माहौल पैदा कर दिया था कि गांधी जी की हत्या हुई। आपने आम मासूम मुसलमान बच्चे औरतों से बदला लिया, जिसका कोई मतलब नहीं था, गुनाहगार जो थे उनसे उनका आप बदला नहीं लिया, इनके साथ आपने बदला लिया। तो इनके जो जुर्म है असल में, वो बदकिस्मती से कांग्रेस में बहुत आरएसएस समर्थक लोग रहे। उसका एक लंबी एक कथा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत इधर उधर ना फैल जाए, लेकिन यहाँ पर एक बात करके मैं ख़त्म करूँगा। जैसे आप इसको लेते हैं पंत जी को, जो आज़ादी के वक्त हमारा जो यूनाइटेड प्रोविंस है, जो उत्तर प्रदेश है, उसके चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत आरएसएस के आदमी थे। ये वो आदमी है जिसके रहते हुए रात को रामलला प्रगट हो गए थे दिसंबर के अंदर, बाबरी मस्जिद के अंदर, जिससे वो सारा शुरू होता है। और उनके जो होम सेक्रेटरी थे राजेश्वर दयाल, सीनियर आईसीएस, उस वक्त आईसीएस होते थे, बहुत सीनियर, उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, लाइफ ऑफ अ टाइम। वो हम सब ने पढ़नी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि आज़ादी के मौके पर गोलवलकर, जो उस वक्त सरसंघचालक था आरएसएस का, वो वेस्टर्न यूपी के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम कराने के लिए उसने क्या किया था, एक एक मोहल्ला, उस मोहल्ले के अंदर कितने मुसलमान घर हैं, उस मुसलमान घरों में कैसे आप किस रास्ते से जाएंगे, पीछे से घुसेंगे, क्या करेंगे, इतना माइन्यूटली नक्शे बना के रखे हुए थे। तो जेटली साहब, जो एक आईजीपी थी उस ज़माने के, बहुत ईमानदार, बहुत सेकुलर पुलिस थे, उन्होंने छापा मारा आरएसएस के दफ्तर पर, और वो संदूक भरा हुआ वो पकड़ा। और वो संदूक इतना भयानक था वो सब, और वो हो जाता तो कत्लेआम होता तो क्या होता। तो वो फौरन उस संदूक को लेके ये पंत के पास आ गए, लखनऊ। ये वेस्टर्न यूपी से, ये शायद बरेली का से पकड़ा गया था आरएसएस के दफ्तर में। लाइफ ऑफ अ टाइम, ये राजेश्वर दयाल जी की किताब से मैं आपको उसका तर्जुमा, उसका अनुवादित बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं लेकर आया और रात को उठाया उनको, पंत जी को उठिए। तो काफ़ी देर में तो पंत जी आया, और पंत जी को जब कहा गया कि जनाब ये सब है, तो पंत जी ने कहा कि भाई ये मामला बड़ा गंभीर है, इसमें गोलवलकर इन्वॉल्व है, ये सब है, तो कल हम कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे। ये बहुत जिद करते रहे, और जेटली साहब बहुत जिद करते रहे इसको, सर अभी कुछ करना चाहिए। वो नहीं माने, और ये खबर गोलवलकर को मिल गई। गोलवलकर उसी इलाके में था। जब वो चला गया तो पंत जी ने कहा कि एक चिट्ठी लिख दीजिए
राजेश्वर दयाल जी से कहा कि आमतौर पर मंत्री वगैरह यही करते हैं, अपने सेक्रेटरी से कहते हैं तुम मेरे अंदाज में चिट्ठी लिख दो, तो उन्होंने कहा कि सर मैं चिट्ठी लिख तो देता हूँ आपके अंदाज में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश निकल चुका है। तो आरएसएस को लोग किस तरह से कांग्रेस के अंदर घुसे हुए थे, वो तो अभी हम आएंगे जब हेडगेवार पर। हेडगेवार जो है कांग्रेस का ही लीडर था, कांग्रेस का लीडर था। तो हम ज़रा सा आ जाएं कि ये 100 साल पहले बनी थी, यानी विजयदशमी के दिन हमें बताया जा रहा है, जो बिल्कुल झूठ है, बताया जा रहा है कि 1925 में बनी थी। ये आरएसएस के जो अपनी किताबें हैं, जो उन्होंने इसकी जीवनियाँ लिखी हैं, आरएसएस वालों ने, ये एक तो बंदा जो है खुद कुछ लिखता नहीं था। ये जो है, ये मज़े की बात ये है कि हेडगेवार साहब कुछ लिखते नहीं थे, ये उनकी इस तरह की जीवनियाँ उनकी आरएसएस ने छापी हैं, और बड़े शान से बताते हैं कि वो पेन नहीं रखते थे। मतलब बताइए, आपको मजाक उड़ाना चाहिए कि पेन नहीं रखते थे, आप तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसको शान के तौर पर बताते हैं कि वो पेन नहीं रखते थे। तो वो जो है, ये 10-12 हैं इस तरह की अंग्रेज़ी हिंदी में। तो वो ये जो है 1925 के अंदर 3 साल में तो इसका ड्रेस तय हुआ, इसका नाम 2 साल के बाद तय हुआ। मैं इन उसकी बायोग्राफी से बता रहा हूँ, पढ़कर आपको बता रहा हूँ। और अगर कोई ये साबित कर दे आरएसएस वाला है, कोई माई का लाल या बाप का लाल, कि मैं ये गलत कह रहा हूँ, तो जो सज़ा तय की जाएगी, मैं उसको बिना किसी बहस मुबाहिसे के मैं उसको मान लूँगा। अच्छा, पहले वो ले आया, हेडगेवार साहब जो हैं वो खाकी टोपी ले आए, क्या ले आए, वो उसमें बताया कि 3000 रुपये खर्च हो गए, सब इसी में लिखा है। वो बाद में तो असल में आरएसएस ने जो बाकायदा काम करने चुके, 2 साल के बाद तो इसका बाकायदा नाम तय हुआ। उसके बाद फिर ये जो जब तय होता है, जब हेडगेवार की मुलाकात होती है सावरकर से, सावरकर माफ़ीनामे 7 माफ़ीनामे लिखकर बाहर आ गए। और वो बहुत लोग ये सोचते हैं कि 7 माफ़ीनामे जो लिखे उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। नहीं, फ़ायदा हुआ था। 50 साल की सज़ा हुई थी उनको, उसमें से सिर्फ 10.5 साल वो काला पानी में रहे। 39 साल उनको माफ़ी मिली और उनको सबसे भारत के ख़िलाफ़, भारत की जनता के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, बुद्धिज़्म के ख़िलाफ़ सबसे एक बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही जलील कहूँगा मैं किताब हिंदुत्व लिखने का परमिशन दी। तब के उनको अंडरटेकिंग थी कि आपके कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जब वो उनसे मुलाकात होती है और हेडगेवार उनको लेके सदर्न महाराष्ट्र में घूमते हैं, और उसके बाद बड़ा एक पड़ाव आता है, वो तब आता है जब बीएस मुंजे जो अपने आप में ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का खात्मा करना है और हिंदुओं का पॉलिटिसाइजेशन और हिंदुओं का मिलिटराइजेशन, उनको हमने हथियारबंद करना होगा। जब वो मसोलिनी को मिलकर आते हैं सन 1930-31 में, और वो ये कहते हैं कि हमने अपने मुल्क में मसोलिनी और हिटलर जैसा एक डिक्टेटर पैदा करना होगा, और ये डिक्टेटर हेडगेवार होंगे। ये बीएस मुंजे साहब करते हैं। ये सब दस्तावेज जी। और ये मैं मतलब बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि अगर ये सारे दस्तावेज, जो अपने आप को बड़े बड़े हिस्टोरियन कहते हैं और बड़े जिनकी एकेडमीज़ पर कब्जा रहा, हिस्ट्री की एकेडमीज़ पर और डिपार्टमेंट्स पर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स पर, उन्होंने अगर इस पर ज़रा सा भी काम किया होता गांधी जी की हत्या के बाद, तो आज ये जो राक्षस है ना, ये मौजूद नहीं होते। आज ये सर छुपाने को इनको जगह नहीं मिलती। लेकिन हमने इनका सब, और अभी कितनी शर्मनाक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये काम करना शुरू करता है जब 3-4-5 साल के अंदर बाकायदा। और ज़रा सा देखिए, जो बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे सुनने वालों, जिस वक्त आरएसएस बन रही है उस वक्त देश में हालात क्या हैं, ज़रा सा देखिए। उसको अगर बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तो हम आरएसएस के बनने को नहीं समझ सकते। 1857 में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे आपस में मिलकर लड़े थे, भयानक कुर्बानियाँ ली थी। और उसमें ये एक सच है कि मुसलमान जो लगभग 21-22% आबादी होती थी, उन्होंने 40% कुर्बानियाँ दी थी। ये जो सारी किताबें हैं,
ये 1857 की सारी किताबें हैं, ये सारे शहीदों के, एक एक शहीद का मैंने जो भी सरकारी के पास था वो जमा किया है। 40% मुसलमानों की कुर्बानी है, समझे आप? आबादी 21% है, तो सारा हिंदू मुसलमान किस तरह से, कैसी कैसी मिसालें हैं उसकी तो मतलब अलग से 1857 पर हम कभी बात करेंगे, सांझी शहादत सांझी विरासत पर। तो ये हम हार गए, और हारने की वजह थी कुछ गद्दार, यानी मुसलमान हिंदू सिख मिलकर लड़ रहे, तो गद्दार भी हिंदू मुसलमान सिख थे जो मरवा रहे थे, है ना। और वो हम जानते हैं दिल्ली का मोर्चा 11 मई 1857 को दिल्ली आज़ाद करा ली गई थी। 19 सितंबर को अंग्रेज़ घुसते हैं। क्यों घुसते हैं? 3 दलाल हैं बड़े, मौलवी रजब अली, ये मुंशी एहसान बख्श और जीवन लाल। ये 3 है। हमारे बारूद के ढेर में आग लगवा देते हैं, उसको गीला करवा देते हैं। जो हिंदू सिख मुसलमान हैं, फौजी उनके आपस में दंगा कराने की कोशिश करते हैं, ये सब करते हैं। तो वो 19 सितंबर को फिर वो लाल किले पे जाके वो फिर यूनियन जैक फहरा देते हैं। लेकिन और उस लड़ाई से अंग्रेज ये सोचते हैं कि हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आती है कि अगर हम इनको आपस में बांट के नहीं रखेंगे तो हमारा राज नहीं चल सकता। ये खत हैं अंग्रेज़ों के, जो उनका इंडिया का मंत्री है इंग्लैंड में बैठा हुआ, और यहाँ के जो वाइसराय हैं, गवर्नर जनरल हैं, उनके आपस में पत्र व्यवहार है मेरे पास है कि अगर हम नहीं लड़वाएंगे तो करेंगे। उसके साथ वो जातिगत भी लड़ाई करवा रहे हैं। जातिगत क्या करवा रहे हैं? और धर्म के देखिए क्या कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान संगठन पैदा करा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ भारतीय आर्मी का क्या कर रहे हैं। भारतीय आर्मी अभी तक क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके नंबर होते हैं रेजिमेंट, 1007 कैवलरी, 1007 तोपखाना, 2007 घोड़ा सवार। अब वो क्या कर रहे हैं? जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, ये सब नाम रख रहे हैं, यानी धर्म और जाति के उस पर बांट रहे हैं। सेना सारी एक हो गई थी, तो ये चल रहा है। वो 1857 में हमारी हार के बाद, हालांकि वो लड़ाई 1860 तक चलती है रोहिलखंड में, तो उसके बाद देश दोबारा लड़ाई पर आमादा हो रहा है। उनका सारा डिवाइड एंड रूल करने के बाद भी आमादा हो रहा है। हम जानते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग होता है जी। जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेज कहते हैं कि 400 लोग मारे गए, 10,000 से लोग ज़्यादा मारे जाते हैं। लेकिन चलिए बहुत कम करके भी आंका जाए और हम ये कहा जाए कि ठीक है यार, ये जो पब्लिक मेमोरी में जो है वो जो कथानक है वो ठीक नहीं है। कम से कम 1000 लोगों का बहुत सारे वर्जन्स हैं हिस्टोरियंस के कि ये 1000 लोग मारे गए, ठीक है जी, शहीद हुए। 200 हिंदू हैं, 100 मुसलमान हैं, 100 सिख हैं, यानी 1857 दोबारा पैदा हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, उसके बाद क्या हो रहा है। हम सन 1925 में काकोरी हो रहा है। काकोरी के हिंदू मुसलमान सिख मिलकर खजाना लूट रहे हैं, और खजाना इसलिए लूट रहे हैं हथियार खरीदने के लिए नहीं, छापा खाना बनाएंगे, समाजवादी लिटरेचर छापेंगे और उसको वितरित करेंगे। समझ गए जी? तो ये कर रहे हैं, और वो जाके फिर सन 1927 में शहीद किए जाते हैं। उसके बाद आप समझ लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा बना रहे हैं सन 1924 में। देखिए, जब जनता लड़ाई पर तैयार हो रही है, हिंदू मुसलमान सिख मिलके लड़ रहे हैं, तो ये फिर इनके जो प्यादे हैं अंग्रेज़ों के, बल्कि इनके अंग्रेज़ों के जो दलाल हैं, अंग्रेज़ों के जो बिलों में घुसे हुए ये बीमारी के कॉकरोच हैं और ये चूहे हैं प्लेग फैलाने वाले, ये निकल कर कैसे सामने आ रहे हैं, देखिए आप ज़रा गौर करिए। उसके बाद नौजवान भारत सभा बनाते हैं भगत सिंह 1924-25 में। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भी 1925 में बनती है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बनती है 1925 में ही, ठीक है।
सन 1925 बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसएस जो बनती है ऐसी खाली नहीं बनती है, इनका कोई हिंदू से कोई लेना देना, इनका अंग्रेजों की दलाली करना, जो अंग्रेजों को दोबारा मार पड़ने वाली है उसको फिर डिवाइड एंड रूल को कामयाब कराने के लिए। उसके बाद जनाब आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार का, इस बार का जो फ्रंट लाइन है अंग्रेजी का जो सबसे मशहूर मैगजीन है, उसमें कवर ही स्टोरी है पेरियार पर है कि उनका जो आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं। हम आरएसएस के 100 साल की बात कर रहे हैं, गद्दारों की लोग जो है अंग्रेजों से लड़ने वाले, जातिवाद से लड़ने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। श्री नारायण गुरु का वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड 1920s में शुरू हो रहा है केरल के अंदर, और ट्रावंकोर लेबर एसोसिएशन वो एस्टेब्लिश करते हैं। इस वक्त में आरएसएस बन रही है, इस वक्त में मुस्लिम लीग को अंग्रेज बुला रहे हैं, शिमला बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, पुनर्गठन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। इस ज़माने के अंदर कई और मुस्लिम कम्युनल संगठन भी सामने आ रहे हैं, है ना, कि सबको असली मुसलमान होना चाहिए, हमने सारे इंडिया को मुसलमान करना है और ये सब करना है। यानी उधर हिंदू महासभा, आर्य समाज और ये आरएसएस वगैरह मिलके कि हमने हिंदुओं को संगठित करना है, उधर ये है कि हमने मुसलमानों को संगठित करना है। ये सब भी एक साथ हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम आरएसएस पर बात कर रहे हैं तो हमने उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए।